नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों 2 नवंबर 2022 इसरो अपना CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट सक्सेसफुली कर लेता है और इसके साथ ही इसरो एक ऐसा रॉकेट डेवलप करने में सक्षम हो जाता है जो कि स्पेस तक एक हैवीवेट सैटेलाइट को आसानी से लेकर जा सकते हैं। ये लगभग 4.5 टन वेट को स्पेस तक आसानी से लेकर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात यह आती है कि आखिर ये क्रायोजेनिक इंजन है क्या और क्या इसको बनाना इतना आसान था और भारत को इस इंजन को बनाने में आखिर इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग गया, जबकि अमेरिका ने ये इंजन 1963 में ही बना लिया था। दोस्तों कहानी शुरू होती है 1980 से, जब भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को स्पेस टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप करने के लिए स्पेस में कुछ हैवी सैटेलाइट भेजने की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इतने हैवी सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए भारत के पास कोई रॉकेट अवेलेबल नहीं होता। भारत के पास जो भी रॉकेट थे वो छोटे छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस तक सिर्फ भेज सकते थे। हैवी सैटेलाइट को स्पेस तक भेजने के लिए जो एफिशिएंटली वर्क कर सकता है वो क्रायोजेनिक इंजन वाला रॉकेट ही काम करता है। उस टाइम पे ये क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कुछ ही सिलेक्टेड कंट्रीज जैसे अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चाइना के पास थे। तो भारत ने इन लोगों से अप्रोच किया कि वो उनकी हेल्प करें इस प्रोग्राम में कि वो हैवी सैटेलाइट को स्पेस तक ले जा सके। और इनमें से कुछ कंट्रीज हेल्प करने के लिए रेडी भी हो गए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। इसरो ने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का एक क्रायोजेनिक इंजन बनाएंगे और इसके लिए इसरो ने 1982 में एक टीम बनाई जो कि क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट पे काम करेगी। और फिर 1986 आने तक भारत ने 12 करोड़ रुपए की खर्च करके 1 टन वाला क्रायोजेनिक इंजन प्रोटोटाइप बना लिया। लेकिन इसका टेस्ट सक्सेसफुली नहीं हो पाया और वो अपने टेस्ट में ही फेल हो गया। फिर 1987 में भारत ने रशिया को अप्रोच किया कि वो उनकी हेल्प करे और ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करे ताकि हम भी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकें। और फिर 1991 में भारत और रशिया के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें यह कहा जाता है कि रशिया भारत के साथ इस टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा और साथ ही भारत को 2 क्रायोजेनिक इंजन भी देगा। लेकिन दोस्तों अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था। अमेरिका ने यह कहकर इस कॉन्ट्रैक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया कि भारत MTCR का मेंबर नहीं है और भारत इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिसाइल बनाने में कर सकता है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत की टेक्नोलॉजी डेवलप हो और उसका जो बिजनेस है उस पर कोई फ़र्क पड़े। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर उस टाइम भारत रशिया के साथ मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेता कि वो खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना सके तो जो अमेरिका का बिजनेस था उस पर फ़र्क डेफिनेटली पड़ने वाला था। दोस्तों मजबूरन रशिया को इस डील को कैंसिल करना पड़ता है, लेकिन वो इस डील को कैंसिल करने के साथ साथ भारत को 2 की जगह 7 क्रायोजेनिक इंजन देते हैं। लेकिन हमारे लिए उस टाइम पर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना इतना इजी नहीं था, क्योंकि वो जो इंजन थे वो रशियन टेक्नोलॉजी पे बने थे, हम उनको चलाना भी नहीं जानते थे और हमारे पास ऐसे उस टाइम पे उपकरण भी नहीं थे कि हम उनको चला सके। और साथ ही दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि हम उनकी टेक्नोलॉजी कॉपी करके उनके जैसा ये क्रायोजेनिक इंजन बना सके। इसके लिए दोस्तों इसरो भारत सरकार से अप्रोच करती है और फिर 1994 में भारत सरकार क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट के लिए 280 करोड़ का एक बजट डिसाइड करता है और फिर क्रायोजेनिक इंजन की डेवलपमेंट भारत में स्टार्ट होती है। तो दोस्तों 2000 आते आते भारत एक क्रायोजेनिक इंजन का एक प्रोटोटाइप बनाता है, लेकिन उसका जो परीक्षण होता है वो असफल हो जाता है। और फिर 2003 तक आते आते भारत अपना खुद का बनाया हुआ क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर लेता है और 2007 में इस जो क्रायोजेनिक इंजन है इस रॉकेट के साथ इनबिल्ड किया जाता है। और 2008 आते आते इस क्रायोजेनिक इंजन पर जो रॉकेट लगाता है उसकी 200 सेकंड तक सक्सेसफुली टेस्टिंग कर ली जाती है। लेकिन दोस्तों अभी तक इसरो ने इसका जो टेस्ट था वो किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए या फिर सैटेलाइट के साथ नहीं किया था। तो इसके लिए इसरो 2010 में GSAT-4 सैटेलाइट के साथ GSLV D3 रॉकेट का टेस्ट करता है जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाता और वो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 2012 में इसरो के तमिलनाडु महेंद्रगिरी में बेहद ऊंचाई पर वैक्यूम कंडीशन में क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट किया जाता है जो कि सक्सेसफुल रहता है। और फिर लास्ट में 5 जनवरी 2014 में क्रायोजेनिक इंजन लगे GSLV D5 रॉकेट के साथ GSAT-14 सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया जाता है। इस तरह भारत दुनिया का क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाला 6ठा देश बन जाता है। दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन काम कैसे करता है और कैसे ये यूज़ होता है। तो दोस्तों नॉर्मली किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए इसमें 3 तरह का फ्यूल भरा होता है। पहली स्टेज पर इसमें एक सॉलिड फ्यूल भरा होता है, दूसरी स्टेज पर लिक्विड फ्यूल भरा होता है, थर्ड स्टेज पर जो फ्यूल यूज़ होता है वहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन का रोल स्टार्ट होता है। जब रॉकेट लॉन्च की फर्स्ट स्टेज होती है तो इसमें सॉलिड जो फ्यूल भरा होता है जैसे
जैसे गन पाउडर वगैरह, तो वो बर्न होता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर में एक थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जो गैसेस जो रिलीज होते हैं वो नीचे की तरफ भागती है, रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। और फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये जो हिस्सा है, जो सॉलिड फॉर्म वाला हिस्सा होता है, ये अलग इंजन से अलग हो जाता है। और दूसरा फॉर्म आता है कि जब लिक्विड फॉर्म में जो हमारा फ्यूल है वो बर्न होता है और इंजन को आगे का थ्रस्ट देता है। लेकिन जब इंजन स्पेस में पहुंचता है तो वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो आमतौर पर हम फ्यूल अर्थ पे यूज़ करते हैं वो वहाँ पे यूज़ किया जा सके। तो वहाँ यूज़ होता है क्रायोजेनिक इंजन। दोस्तों, क्रायो शब्द यूनानी शब्द है जो कि क्रायो से बना है, जिसका अर्थ होता है कि बर्फ से ठंडा। रॉकेट में लगने वाले इस इंजन को क्रायोजेनिक इंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस इंजन को चलाने के लिए जिस फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है वो बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा रखा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में जो फ्यूल यूज होता है वो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होती है, जिसमें हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब आपके इंजन का जो टर्बो पंप है वो 500 डिग्री सेल्सियस पर काम करता हो और फ्यूल को जलाने के लिए लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जनरेट होता हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आप फ्यूल को इतने कम टेम्परेचर पे आप स्टोर करके रखो। बात करते हैं हाल ही में टेस्ट की गई CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। तो दोस्तों, इसरो का जो प्लान है इस इंजन को LVM-3 के साथ जोड़ने का है, जिसको इसरो का बाहुबली भी कहा जाता है, जो कि इसरो के पास सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रॉकेट, वो उसके साथ इस इंजन को इनबिल्ट किया जाएगा, जिससे उसकी जो एफिशिएंसी है उसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। इसके साथ ही इसरो का प्लान है कि आगामी जो इसरो का जो आने वाला प्लान है गगनयान, उसमें भी इस रॉकेट को यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।